गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे और मजे में। हम बेटा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत की पहली कविता ध्वनि पढ़ चुके हैं और इसका भावार्थ अपनी अपनी कॉपी में लिख चुके हैं, है ना। अब हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ चलेंगे और आज हम इसके पाठ्य पुस्तक पर जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में उन्हें करेंगे। ठीक है बेटा, तो निकालिए अपनी पुस्तक और अपनी पुस्तक के वसंत पुस्तक के पाठ ध्वनि के प्रश्न उत्तर खोलिए। हमारा पहला प्रश्न है बेटा, कविता से जो प्रश्न उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर देखिए बेटा इसका। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि कवि जीवन के प्रति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है, इसलिए वह अपनी कर्तव्य निष्ठता तथा सक्रियता से विमुख होकर अपने जीवन का अंत अभी नहीं होने देगा। वह अपने उत्साह से कार्यों की आभा को वसंत की तरह सुगंधित रूप से सब ओर फैलाना चाहता है और वह विश्वास से परिपूर्ण है कि उसके जीवन में आए हुए इस वसंत का अंत अभी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 2 देखो बेटा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? उत्तर देखिए प्रश्न नंबर 2 का बेटा। कवि किशोरों रूपी फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए उन पर छाए उनिंदेपन के आलस्य को दूर करके अपने नव जीवन के अमृत से सहर्ष सींचने का प्रयास करेगा। उसकी अभिलाषा है कि वे फूल हमेशा अपनी आभा, सौंदर्य व सुगंध की छटा वातावरण में बिखेरते रहे। वह अपने मन में भरा हुआ जो उत्साह है, जो नव जीवन रूपी अमृत है, वो फूलों को सींचने में प्रयोग में लाएगा और उन फूलों का अंत अभी नहीं होगा और उन्हें वह अनंत तक विकसित करेगा। प्रश्न नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तंद्रा जो नींद के बाद जो आलस है ना बेटा, उसके लिए है। तो कवि किशोरों रूपी पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए अमृत से सने हुए हाथों को उन पर फेरना चाहता है, जिससे उनका आलस्य, प्रमाद तथा निराशा का वातावरण दूर हो जाए और वह उन्हें एक मनोहर प्रभात का संदेश भी देना चाहता है ना। कि हमने पंक्तियां पढ़ी थी ना कि अपनी कोमल अंगुलियों को उनके ऊपर फेरेगा और उन्हें जगाकर उन्हें एक सुंदर से सुबह का देखने का मौका प्रदान करेगा। ठीक है बेटा। इससे आगे के कविता से आगे के प्रश्नों में बेटा प्रश्न 1 है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए, है ना। मैंने पहले बताया था कि भारत में ऋतुओं को 6 ऋतुओं में बांटा गया है और उन सब में से जो मुख्य ऋतु है बेटा वसंत ऋतु। वसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु होती है जिसमें चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है, उसकी हाइट होती है सबसे अधिक। वसंत जनवरी और फरवरी के महीने में होने वाला मौसम है बेटा, जिसमें हम देख सकते हैं कि हल्की हल्की सर्दी होती है और बागों में पत्ते झड़कर नए पत्ते आ चुके होते हैं, नए फूल खिलते हैं, हर तरफ पेड़ की डालियां फूलों और नए पत्तों से लदी होती है और उस मनोरम वातावरण में हम चारों तरफ तितलियों को उड़ते हुए, भंवरों को उड़ते हुए, कोयल को कूकते हुए देखते हैं। मौसम एकदम साफ और सूर्य की किरणें एकदम चमकीली इस समय होती हैं और इस समय हमारा मन इस वातावरण को देखकर इतना प्रफुल्लित होता है और इसी प्रफुल्लित वातावरण में बहुत सारे त्योहार भी आते हैं, जिनमें वसंत पंचमी और एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होली।
तो ऐसे सारी विशेषताओं के कारण बेटा इस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? हमारे भारत में साल भर में क्रमशः 6 ऋतुओं का आगमन होता है। इन सब ऋतुओं का अपना अलग अलग महत्व होता है। इन ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे निराली होती है। वह हमारे यहाँ ऋतु चक्र के अनुसार मार्च अप्रैल में आती है। इस काल में मौसम सुहावना हो जाता है, न अधिक सर्दी और न ही अधिक गर्मी। इस ऋतु में पेड़ पौधों पर नए नए फूल, नए नए पत्ते आते हैं। इससे लगता है कि पेड़ों ने नया रूप धारण कर लिया है। आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं। बौर जो वो आम के छोटे छोटे व्हाइट कलर के फूल होते हैं ना बेटा, उनको बौर कहा जाता है। ठीक है, तो आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं। खेतों में सरसों के फूल खिल रहे होते हैं। कोयल की मधुर कूक आदि सब मिलकर वातावरण को मदमस्त बना देती है। मानव जीवन उमंग और उत्साह से भर उठता है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण इस ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। ठीक है, कि वसंत ऋतु की सारी विशेषताएं कि जो हम अभी इन दिनों में देखते हैं, ओके, वो हमको इसमें लिखनी है। उत्तर बहुत सरल है, आपको सिर्फ अपने जो अनुभव है इस ऋतु को लेकर वो लिखने हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। अब वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल में आती है और इस माह में चैत्र और वैशाख का महीना होता है और 2 महीने के बीच में बहुत सारे त्योहार आते हैं, जिसमें वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, बैसाखी, है ना, अपना गणगौर, ये सारे त्योहार इस महीने में आते हैं। तो आपका आज का कार्य है कि इन प्रश्नों के साथ साथ आपको अपने किसी एक प्रिय त्योहार पर, है ना, इन महीनों में आने वाले, आप दिवाली पर नहीं लिखेंगे, इन महीनों में आने वाले किसी एक त्योहार पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है, एक पृष्ठ में। ओके, यस। अब है ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। है ना बेटा, ऋतु परिवर्तन का डेफिनेटली पड़ता है कि आप खुद देखो, ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, है ना। तो अब मुझे बताओ कि जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होती है हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है? कहाँ अभी थोड़े दिनों तक पहले तक हम गर्मा गर्म व्यंजनों का आनंद ले रहे थे सर्दी की ऋतु में, और जैसे ही गर्मी आती है हमारे भोजन में जो शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं उन पकवानों का समावेश हो जाता है। हमारे वस्त्र धारण करने का जो अभ्यास है वो बदल जाता है। सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना, ऊनी कपड़े। वहीं गर्मियों में सूती और हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग हम करने लगते हैं। साथ ही वहाँ जहाँ हमारे घरों में हीटर चलता है या लोग अलाव तापते हैं, वहीं गर्मी आते ही घरों में कूलर और एसी का प्रयोग होने लगता है, ठंडे पानी का प्रयोग होने लगता है, लोग घर से बाहर निकलना कम कर देते हैं। ओके, तो यही सारे हमें इसमें उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, तो हम इस उत्तर को किस तरह से फ्रेम करेंगे कि ऋतु चक्र का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसकी पुष्टि हम निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा कर सकते हैं। पहला पॉइंट है पहनावा। ऋतु परिवर्तन का हमारे पहनावे पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हम ऋतु के अनुसार परिधानों को पहनना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीष्म ऋतु में हम सूती और हल्के कपड़ों, हल्के रंगों के वस्त्र पहनते हैं, वहीं सर्दियों में मोटे ऊनी वस्त्रों को पहना जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम खान पान। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव हमारे खान पान पर भी पड़ता है, अतः ऋतु परिवर्तन के अनुसार ही हम अपने भोजन में पकवानों का समावेश करते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन किया जाता है, तो शीत ऋतु में गर्मी प्रदान करने वाले गर्म खाद्य पदार्थों का हम लोग सेवन करते हैं। तीसरा है तीज त्योहार। विभिन्न ऋतु के अनुसार उन दिनों में पड़ने वाले त्योहार भी अलग अलग होते हैं। इनमें पड़ने वाले
30 त्योहारों का ऋतुओं के आधार पर ही मनाया जाता है। जैसे सर्दियों में जो त्योहार आता है मकर संक्रांति, तब हम गर्मा गर्म खीच का आनंद उठाते हैं। वही गर्मियों में, गर्मी की शुरुआत में आने वाले त्योहार शीतला सप्तमी पर हम भरपूर दही का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं। स्वास्थ्य अनुकूलता, कुछ ऋतुएं स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत उत्तम होती हैं। इनमें एक और जहां खाद्य सामग्री की प्रचुरता होती है, वहां जीवाणुओं का संक्रमण भी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए शरद ऋतु और वसंत ऋतु। इनके विपरीत ग्रीष्म ऋतु और शिशिर स्वास्थ्य के लिए कम अनुकूल हो जाती है। कि वसंत ऋतु और शरद ऋतु जो होती है बेटा, वहाँ हमने बोला ना अभी कि ऋतुराज है ये तो मौसम अच्छा होता है, हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हम बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। वहीं गर्मी की उसमें धूप के कारण बहुत अधिक, या शिशिर जो सर्दी की ऋतु है उनमें बहुत अधिक सर्दी या गर्मी होने के कारण ना तो हम बाहर निकल सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ज़्यादा होने लगती हैं, है ना। तो हर ऋतु का अपना अपना अलग प्रभाव और अपना अलग अलग महत्व है बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको कविता से और कविता के आगे के प्रश्नों को अपनी हिंदी की वसंत की कॉपी में करना है। अब तक मैं आपको 3 कार्य दे चुकी हूँ। सबसे पहले आपका कवर पेज होना चाहिए पाठ का, जिसमें पाठ का नाम, पाठ के जो कवि का नाम है, कविता के कवि का, उनको लिखना है और पाठ से संबंधित कुछ विशेष जानकारी और एक सुंदर सा चित्र आपको उस पृष्ठ पर बनाना है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको इस कविता का भावार्थ लिखने के लिए दिया था और आज तीसरे नंबर पर मैं आपको कार्य दे रही हूँ कविता से और कविता के आगे से प्रश्नों को करना, ठीक है बेटा। इससे आगे के प्रश्न हम अपने आने वाली कक्षाओं में देखेंगे। ओके।